हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हिमांशी फ्रॉम क्लास 9th। तो यार आज ये मैंने कुछ नोट्स दिए हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के हैंड रिटन नोट्स हैं एंड कंप्लीटेड है एंड न्यू एडिशन है 2024 का। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशंस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के भी हैं नोट्स, वो भी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। इसकी लिंक आप कमेंट्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए अभी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मैंने पहले ही पेज पे ना एक चार्ट दे दिया है ताकि जब भी चैप्टर खोलो ना सबसे पहले मतलब ऑफ कोर्स ना ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसलिए बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है याद करने में। तो ये बहुत अच्छे तरीके से मतलब बताया गया है कि इसे आपको कैसे याद करना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। ये 20 नहीं है, 30 है, 30 तक है एक्चुअली ना। यहाँ पे ना 27 तक आए थे तो इसके नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ लिख दिए हैं ये, ठीक है, 30 तक। और यहाँ पे पहले मैंने उनके एलिमेंट्स के नेम लिखे हैं, फिर इनके एटॉमिक नंबर, फिर उनके सिंबल लिखे हैं, फिर उनके इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से डिवाइड किया जाता है KL, MN में, वो भी है। फिर उसके बाद उनकी वैलेंसी और बाद में वो किस तरह से आयन में लिखे जाते हैं वो भी है। तो अब यहाँ पर कुछ है बेसिक टर्म्स जो कि चैप्टर के मैंने स्टार्टिंग में लिख दिए हैं। तो कंपाउंड लिखा है, एटम लिखा है, आयन, वैलेंसी, केमिकल फार्मूला, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये कुछ बेसिक एकदम जिसे कहते हैं ना टर्म्स हैं। फिर उसके बाद आ जाती है कि इस एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जो भी जिन्होंने डिस्कवर करे, क्या क्या कैसे करा, वो है। तो 500 BC में महर्षि कनद ने मैटर का डिवीज़न किया और जिसे पदार्थ बोला, मैटर को मतलब पदार्थ, उसका डिवीज़न किया। और छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो जिनका डिवीज़न किया, मतलब परमाणु, ठीक है। और महर्षि कनद एक इंडियन फिलोसोफर थे। उसके बाद पखुड़ा कात्यायन है, ये भी इंडियन फिलोसोफर थे। तो उन्होंने बोला कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये नॉर्मली तो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। देन उन्होंने बोला कि जो कई सारे जो कॉम्बिनेशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के जो कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं ना, वो अलग अलग तरह के मैटर्स होते हैं। इन्होंने ऐसा डिस्कवर किया, ठीक है। और हाँ, इन्होंने जो बोला था ना कि कंबाइंड फॉर्म, तो ये जो एटम्स बोला गया इन पार्टिकल्स को, तो एटम्स के जो कंबाइंड फॉर्म है उसे मॉलिक्यूल्स बोला गया। अब समझे? क्योंकि कई लोगों को मतलब मेरे को ना स्टार्टिंग में क्या कन्फ्यूजन रहता था कि मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं एंड एटम्स नॉर्मली होते हैं सॉलिड वगैरह और गैस के। लेकिन नहीं, मॉलिक्यूल्स एटम्स का कंबाइंड फॉर्म है क्योंकि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फिर जॉन डाल्टन है, इन्होंने छोटे छोटे पार्टिकल्स को एटम बताया, मतलब नाम दिया, ऑफ कोर्स टर्म किया, क्योंकि ऐसे भी आ जाता है किसने टर्म किया एटम को, ठीक है। तो एटम का मतलब है इनडिविजिबल, मतलब कि जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है ना। एटम सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है। तो मैटर हमें पता चला कि दो चीज़ों से बना हुआ है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो अब हम कुछ लॉज पढ़ लेते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब क्या है अभी पढ़ेंगे। तो एंटोनी लेविसोन ने ये जो है लॉ दिया था 1774 में। उन्होंने बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो होता है ना किसी भी चीज़ का, ना तो कभी मतलब क्रिएट होता है, ना बढ़ता है, ना घटता है, ना डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो जैसे कि अब आप देखोगे कि A+B है, यानी कि वो C+D के मास के इक्वल होगा। ऐसा क्यों? मतलब कि जो A और B है ना वो रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पे, और C और D प्रोडक्ट्स हैं। मतलब कि A और B को प्लस करके C और D आया, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, सेम ही है। A और B को प्लस करके C+D आया, तो यहाँ पर क्या बन गया फिर ये, मतलब इनका मास जो है इक्वल रहेगा। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन ही दी है कि जो सब्सटेंस कंबाइन करने होते हैं केमिकल रिएक्शन में, और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं जो नए सब्सटेंस बन के आते हैं और केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन प्रॉपर जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है वो भी है। मास के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स का टोटल मास होगा वो रिएक्टेंट्स के टोटल मास से के इक्वल होगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास का चेंज नहीं होता,
इसका मतलब कि मास हमेशा कंजर्व रहता है, बचा हुआ रहता है, इसलिए इसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्व किया जा रहा है यहाँ मास को। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि अगर आपके पेपर में आएगा ना कि इसको डिफाइन करो तो आप एग्जांपल के साथ करना, ठीक है। एग्जांपल इज मस्ट। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल है। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे लिया गया है 100 ग्राम का, जिसको हीट करने के बाद ये बढ़ जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है 56 ग्राम का यानी 56 ग्राम का, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है 44 यानी 44 ग्राम का। अब आप देखोगे 56 और 44 का प्लस करके भी तो 100 आ रहा है। इसका मतलब कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब पढ़ते हैं दूसरा लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें क्या है, ये दिया था जोसेफ एल प्रोस्ट ने 1779 में। तो इन्होंने बोला कि केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शंस में प्रेजेंट रहते हैं मास के तौर पे देखें तो। मतलब कि एक केमिकल कंपाउंड में हमेशा सेम एलिमेंट जो होते हैं ना वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही रहते हैं। मतलब जैसे पानी का एग्जांपल है, पानी एक कंपाउंड है, ठीक है। तो H2O इसका फॉर्मूला है, यानी H2 यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, है ना। तो H2 का मास देखें तो देखो H हाइड्रोजन आता है 1 पे, ठीक है। तो इसका क्या हुआ एटॉमिक मास 1 और 1, 2 मॉलिक्यूल है क्योंकि 2 रेशियो। फिर ऑक्सीजन का देखो तो 16, है ना, 16 एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का। तो 2:16, 2:16 से क्या हो गया हमारा 1:8 आ गया कट करके, है ना। सेम एमोनिया का है, इसका 14:3 आ जाएगा। तो ये जो डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है ना, यही है मास का, और इसी को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इसके और भी नाम है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो अब लॉ के बाद जॉन डाल्टन ने 1888 में एटॉमिक थ्योरी दी। एटॉमिक थ्योरी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सारे मैटर जो हैं वो छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से बने हुए हैं। ये सिर्फ डिविजल मत समझना, ये आयन भी है, ठीक है। और इसके एटम से रिलेटेड जो भी बातें कही गई वो एटॉमिक थ्योरी में आ जाती हैं। तो उनके क्या क्या पोस्टुलेट्स थे, पेपर में आएगा कि क्या पोस्टुलेट्स थे जॉन डाल्टन ने दिए जो एटॉमिक थ्योरी में। तो वो पोस्टुलेट्स का मतलब कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। तो पहला आएगा कि सारे जो मैटर होते हैं ना वो छोटे जो सारे मैटर होते हैं ना वो एटम से बने होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। जो भी एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वैसे भी, मतलब, है ना। तो एटम्स क्या हो, एटम्स इंडिविजिबल होते हैं जो कभी क्रिएट नहीं होते और कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते केमिकल रिएक्शन में। देन क्या बताया कि एटम्स जो होते हैं ना किसी भी एलिमेंट के, वो मास में भी सेम होते हैं, उनके मास सबका सेम होता है एक एलिमेंट में जो एटम होते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी सेम होते हैं। और जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं ना, अलग अलग एलिमेंट के जो अलग अलग एटम्स हैं उनका मास में भी डिफरेंस होगा, उनके केमिकल प्रोपोर्शन में भी डिफरेंस होगा। फिर है जो एटम्स combine in the ratio of small whole numbers to form compounds, यानी एटम्स कंबाइन करते हैं छोटे छोटे होल नंबर, यानी जो बिल्कुल जो मिनिमम होल नंबर पे तो नंबर्स आते हैं ना उसमें जाके वो एटम्स कंबाइन होते हैं ताकि वो कंपाउंड्स बना सकें। फिर एक और है कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, हाँ। तो ये 6 पोस्टुलेट दिए थे डाल्टन ने, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। ड्रॉबैक्स मतलब कि उसमें क्या क्या गलतियाँ, यानी हर चीज़ तो सही नहीं थी उनकी, 3 बातें थोड़ी सी चेंज हुई हैं। तो वो क्या चेंजेस थे, वो ये चेंजेस थे, ड्रॉबैक्स थे कि कुछ स्पेशल केसेस में एटम्स को और डिवाइड किया जा सकता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। इसलिए एटम सबसे छोटी यूनिट नहीं है, लेकिन फिर भी हम आज भी कहते हैं कि एटम्स ही सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। ये तो बस इसके फर्दर डिवीजन है। तो अब और दूसरी बात क्या थी, डाल्टन ने कहा था कि जो एलिमेंट के सारे एटम्स होते हैं ना उनके सेम एग्जैक्टली सेम मास होते हैं, लेकिन सेम एलिमेंट के
दो एटम्स में डिफरेंस हो सकता है ज़रा सा, जैसे कोई है 0.1 ग्राम का तो कोई 0.2 ग्राम का भी हो सकता है सेम एलिमेंट का। फिर डाल्टन की थ्योरी ने कहा था कि अलग अलग एलिमेंट्स के हमेशा अलग अलग ही होंगे, किसी के सेम हो ही नहीं सकते, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन नहीं, ऐसा हो सकता है, सेम मास हो सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। ये देखो, अब जैसे कि हमारा है आर्गन है, नहीं आर्गन नहीं, आप ले लो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 और आर्गन का भी एटॉमिक मास 40 होता है, तो इनका एटॉमिक मास सेम है ना, तो एटम्स का साइज भी तो सेम हो सकता है और उसका मास भी। तो अब हम पढ़ेंगे एटम्स क्या होते हैं। इतनी देर से एटम एटम कर रहे हैं, होता क्या भाई है। तो एटम्स मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे ईंट लगते हैं ना घर में, सेम वैसे। तो एटम की डेफिनेशन ये है कि वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाएगा, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सके। अब इसका साइज और शेप कैसा दिखने में कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, बहुत बहुत ही छोटा होता है। मतलब कि एटम्स के जो रेडियस होते हैं ना, वो नैनोमीटर्स में नापे जाते हैं। नैनोमीटर यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर करके कुछ होता है। तो 10 जो एटम का जो साइज होता है ना, वो उसकी रेडियस से इंडिकेट किया जाता है और इस रेडियस को एटॉमिक रेडियस बोला जाता है। अब देखो यहाँ मैंने बताया था ना, 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। इसका मतलब 1 नैनोमीटर कितना हुआ, 10⁻⁻⁹ या फिर 1/10⁻⁹ मीटर, है ना। और यहाँ पे कुछ एटॉमिक रेडियस दिए गए हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड के। तो इन्हें भी अच्छे से याद कर लेना। तो अब यहाँ पर कुछ मॉडर्न सिंबल्स हैं, तो ये मॉडर्न सिंबल्स नहीं हैं, ये ओल्ड हैं, ठीक है। डाल्टन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स बनाए इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट वे में। तो इन्होंने डाल्टन क्या करते थे, इस तरह के सिंबल यूज़ करते थे। लेकिन जिस तरह से जो है एलिमेंट्स की डिस्कवरी बढ़ती जा रही थी, तो इसलिए ये यूज़ नहीं किए जाते, इनको क्या है डिसअप्रूव कर दिया गया। तो जे बेrzelius ने क्या प्रपोज किया, एक तरह की जो है एक सिंबल सिंबलाइज करने का एक तरीका प्रपोज किया। क्या कि हम क्या करेंगे, जैसे क्लोरीन है तो उसके पहले 2 लेटर, जैसे Cl हो गया, है ना। फिर क्या है, हाइड्रोजन है तो उसका H ले लिया, हीलियम है तो उसका He ले लिया। इस तरह से हम उसको सिंबलाइज करेंगे। तो ये यूपैक ने भी अप्रूव किया है। यूपैक क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस एलिमेंट्स के सिंबल्स को अप्रूव किया है कि हाँ ऐसे यूज़ करा करेंगे। तो हमने सिंबल्स आपको पहले ही बता दिए थे कुछ, है ना। लेकिन ये क्या है, ये इनके लैटिन नेम है। जैसे मरकरी है, उसका Me होना चाहिए था, लेकिन HD क्यों है, क्योंकि उसका लैटिन में नाम कुछ और है। फिर सोडियम है, उसका तो SO होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि उसका लैटिन नेम कुछ और है, नेट्रियम, क्योंकि लैटिन नेम से ही उसके सिंबल निकल के आए ना। तो Na। अब कैलियम है, उसको पोटेशियम बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, लेकिन उसका लैटिन नेम क्या है, कैलियम, तो उसका के रखा है सिंबल, ऐसी ही है बस। तो ऐसी कुछ सिंबल्स और हैं, एल्यूमिनियम, आर्गन, बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन, इस तरह से देख लेना। कमेंट्स में नोट्स हैं ही, उन्हें डाउनलोड करके याद कर लो, मौज करो। फिर यहाँ पे है एटॉमिक मास, तो ये है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वाला पार्ट, क्योंकि इन्हीं ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, इन्हीं पे आपके न्यूमेरिकल बन के आएंगे। तो जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास होता है 1U, कार्बन है 12U। तो अगर आपको चाहिए कि अगर आपको ये एटॉमिक मास बिना याद किए आपको एटॉमिक मास पता चल जाए पेपर में, बिना चीटिंग किए कैसे, तो कितनी खुशी होगी ना। तो ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, मुझे पता है ट्रिक। अगर आपको चाहिए तो बताना ज़रा कमेंट्स में, अगली वीडियो उसी पे होगी। फिर उसके बाद है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है,
तो एटम यूनिट ऑफ मास ऑफ एनी एटम, मतलब कि एटम का मास, सिंपल है ना। तो इससे पहले एएमयू में कहा जाता था, एएमयू इसकी यूनिट थी, लेकिन अब यू कर दी गई है। तो इसकी अगर डेफिनेशन आए, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आती है, तो इसकी डेफिनेशन लिखना कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द 1/12 ऑफ कार्बन 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो इसकी डेफिनेशन एक और दी हुई है यहाँ पे। तो अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? जो एवरेज मास होता है एटम का एज कम्पेयर टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, उसका जो एवरेज मास होता है वो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अब एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं? मैंने बताया था मॉलिक्यूल्स और आयंस में एग्जिस्ट करते हैं एटम्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स में तो कंबाइंड फॉर्म में, और आयंस में अभी पढ़ेंगे, आयंस एक नई चीज़ है। तो एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला होता है वो एक और होता है, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये ज़रूर याद कर लेना, ये आपको बहुत, इसे आपको सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल में टेढ़ा करके पूछा जाएगा। आपको दिमाग लगाना है कि कहाँ से इसका यूज़ करना है। फिर आते हैं मॉलिक्यूल्स पे। मॉलिक्यूल एक तरह का ग्रुप है, दो या दो से ज़्यादा एटम्स का, जो कि केमिकली बाउंडेड है। मतलब कि मैंने आपको बताया था एटम्स कंबाइंड फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये केमिकली किससे कैसे बंधे होते हैं? एक दूसरे से केमिकली बंधे होते हैं, है ना। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस और केमिकल, बस यही दो रोल होते हैं बांधने के। और एक एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम्स के सेम टाइप वो होते हैं, कंसिस्ट करते हैं। तो इसके दो एग्जांपल दिए हैं, CO2 और O2, कंपाउंड का एग्जांपल और एलिमेंट का एग्जांपल देख सकते हैं। ये एक, इनमें फ़र्क आप देख ही सकते हैं। कंपाउंड में क्या है? कंपाउंड में है कि कॉम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, और O2 में क्या है? इसमें सेम टाइप के एटम है, ठीक है। अब पढ़ते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब कि जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो गए एक मॉलिक्यूल में, एक एलिमेंट के, उसे उसकी एटॉमिसिटी बोलेंगे। अभी पढ़ते हैं इसको। तो ये जो कट वाला पार्ट है इसे मत लिखना, ही गलत हो गया था। तो ये कुछ हम ना अगर आपने केमिस्ट्री की गिनती पढ़ी हो, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, सेप्टा, हेप्टा करके कुछ ऐसी होती है आगे। तो मोनो में क्या होता है? मोनो यानी 1, जिसमें एक ही एटम हो, यानी HE। 1 को तो लिखते नहीं है, तो इसलिए H बस है, तो मतलब 1 तो है ही है मिनिमम। अब डाई में क्या होगा? डाई में हम 2 लिख देंगे नीचे, यानी कि इसमें O2 के यानी ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। ट्राई में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएंगे। टेट्रा में 4 हो जाएंगे। पॉली एटॉमिक में 4 से ज़्यादा हो जाएंगे। हालांकि इसके आगे भी गिनती होती है, वो स्टार्टिंग में लिखी हुई है, पढ़ लेना स्टार्टिंग वाले पेज पे। तो यहाँ पे कुछ नॉन मेटल्स और कंपाउंड्स की एटॉमिसिटी बताई हुई है। आपको जब भी एटॉमिसिटी पूछे, आप हमेशा ऐसे बताना कि आर्गन इज मोनो एटॉमिक, हीलियम इज मोनो एटॉमिक, ऑक्सीजन इज डाई एटॉमिक, जो भी वो पूछे, है ना। अब पढ़ लेते जरा आयंस के बारे में। आयंस क्या है? तो कंपाउंड्स जिनमें मेटल्स हो और नॉन मेटल्स हो, जिनमें चार्ज स्पीसीज हो, उन चार्ज स्पीसीज को आयंस बोला जाता है। इसमें सिंगल चार्ज एटम होता है, या फिर एटम्स का ग्रुप भी होता है जिनके पास एक नेट चार्ज होता है। तो ये नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली दोनों तरह से चार्ज हो सकते हैं। नेगेटिवली वाले एनायन होते हैं, पॉजिटिवली वाले कैटायन्स होते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है बहुत अच्छा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में आप देख सकते हैं NaCl इसका फॉर्मूला है। अब अगर आप देखें तो Na यहाँ तक तो एलिमेंट था, लेकिन जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया गया, है ना, काट दिया गया, तो इसमें क्या बन जाएगा? ये प्लस बन जाएगा। प्लस क्यों बन जाएगा? क्योंकि मतलब कि इसको एक और चाहिए, +1 एक और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपने पूरा कर सके आयन, है ना, इसलिए हम प्लस चढ़ाते हैं। तो ये एलिमेंट और आयन में भी आपको फ़र्क पता होना चाहिए, इसके भी डिफरेंस आते हैं। यहाँ पे कुछ आयोनिक कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड।
और कैल्शियम ऑक्साइड, और इन्हीं तीनों के रेशियो भी दिए हुए हैं, एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ है। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा सोडियम क्लोराइड, अब आप सोचोगे यार मैंने तो क्लोरीन पढ़ा था, क्लोराइड कहाँ से आ गया? तो ये क्लोराइड ही तो क्लोरीन है। आप यहाँ नीचे पढ़ोगे ना, ये जो दिए हुए हैं, इससे आपको पता चलेगा। क्लोराइड बस क्या है? आयन है, ठीक है, समझे? क्लोरीन एक एलिमेंट है, क्लोराइड एक एलिमेंट है, तो आयन है। तो ऐसा हर एक में नहीं होता है, कुछ कुछ में होता है ऐसा। इन्हें याद कर लेना अच्छे से। अब वैलेंसी हाँ, तो यहाँ पे 1 वैलेंसी वाले थे ऊपर, देन यहाँ पे दूसरे रो में 2 वैलेंसी वाले थे, और यहाँ पे वैलेंसी 3 के थे, क्योंकि जगह नहीं थी ना इसलिए यहाँ लिख दिया। अब पढ़ते हैं केमिकल फार्मूला कैसे करते हैं। तो ये सबसे मेन चीज़ कह लो चैप्टर की, अगर ये आ गई ना फिर तो भैया चैप्टर पूरा महारत हासिल कर लोगे। तो वैलेंसी वगैरह यार पढ़ते रहना, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल समझाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं H है हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब कि हाइड्रोजन यानी H, क्लोराइड यानी Cl, ठीक है। तो इनकी वैलेंसीज 1-1 होती है। क्या होती है? इनकी वैलेंसी 1-1 होती है, तो इसीलिए बस क्रॉस हो जाएंगी वैलेंसीज, क्रॉस होती है वैलेंसीज में, ठीक है। अब आप दूसरा एग्जांपल लो। अब जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें क्या है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, और क्लोरीन की कितनी है 1 है। तो इनकी वैलेंसी क्रॉस हो जाएगी, 1 C के पास पहुंच जाएगी, 4 क्लोरीन के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? CCl4। इस तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम की है 3, और ऑक्साइड की है, ऑक्सीजन की है -2। ऑक्साइड देखो DE आ रहा है ना, डाई वो वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Al2, और 2 एल्यूमिनियम के पास पहुँच गया, और 3 ऑक्सीजन के पास पहुँच गया। तो ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसे क्रॉस वैलेंसीज बोलते हैं। इसे पढ़ लेना, इससे अच्छे से समझ आ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि समझ में आ जाए, और 21 एग्जाम्पल दिए हुए हैं शकुन के। चलिए, अगर आपको चैप्टर समझ आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो दोबारा देख लो, नहीं तो नोट्स पढ़ लो। नोट्स पढ़ने तो अच्छे से आ जाएगा चैप्टर समझ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत मेहनत से नोट्स बनाया है। टाटा, सी यू।